अमरीका और ईरान में अमन मुआहदा तय पा गया। दस्तखत की बाज़ाब्ता तकरीब 19 जून को स्विट्जरलैंड में होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ मुआहदा मुकम्मल हो गया। आबना हरमुज़ जुमे को जंग बंदी मुआहदे पर दस्तखत के बाद खुल जाएगी। दुनिया भर के जहाज अपनी सरगर्मियां शुरू करें। तेल की तरसील बहाल होने का वक्त आ गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि तवील मुज़ाकरात के बाद अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदा तय पा गया है और फरीक़ैन ने लेबनान समेत तमाम मुहाज़ों पर फौजी कार्रवाइयों के खात्मे का ऐलान कर दिया है। ईरान अमरीका मुआहदे पर आलमी रहनुमाओं का खैर मकदम। पाकिस्तान के सिफारती किरदार की भी तारीफ। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान, कतर, मिस्र, सऊदी अरब और तुर्की को तामीरी किरदार पर खिराज तहसीन पेश किया। MQM के अंदरूनी इख्तलाफात शदीद। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि जिन लोगों को इख्तलाफात के साथ रहने की तमीज़ नहीं, उनसे इत्तेहाद मुमकिन नहीं। MQM के कारकुनान परेशान हैं। मुस्तफ़ा कमाल मौजूदा और साबिक सरबराह पर बरस पड़े। कहा कि पार्टी का सरबराह एक्सटेंशन मांग रहा है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाएं। चेयरमैन बनना है तो हमें बताएं कि एक शाम में बना देंगे। MQM में अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो तो कारकर्दगी और किरदार में मेरा पलड़ा सबसे भारी होगा। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल खालिद मकबूल का नाम लिए बगैर बोले कि उनको हारने का खतरा ना होता तो अब तक इलेक्शन करवा चुके होते। चकवाल में दिल दहला देने वाला वाकया। CTD एहलकारों की फायरिंग से खानदान उजड़ गया। 9 साला बच्ची हानिया जाबहक, वालिद और भाई जख्मी हो गए। डाकुओं का ताकुब करते एहलकारों ने फैमिली की गाड़ी को मुश्तबा समझकर गोलियां चला दी। 39 साला आदिल अहमद ऑस्ट्रेलवी शहरी है जो बेटी के साथ हाल ही में पाकिस्तान आए थे। मियाँ बीवी हज की सादत हासिल करके वतन वापस पहुंचे थे। वाक़े के बाद एक एहलकार को गिरफ्तार कर लिया गया। मज़ीद तहकीकात के लिए JIT तश्कील दे दी गई। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना पहला ही मैच भारत के खिलाफ 64 रन के बड़े मार्जिन से हार गई। बर्मिंघम में खेले गए मैच में भारत ने 171 रन का हदफ दिया था। पाकिस्तान टीम 106 रन बनाकर आउट हो गई। मुनीबा अली 41 रन बनाकर, जबकि भारत की समृति मंधाना 68 रन बनाकर नुमाया रही। पाकिस्तान की फातिमा सना और सादिया इकबाल ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। भारत की जानिब से दीप्ति शर्मा ने 5 विकेटें हासिल की और श्री चरानी ने 3 और शफाली ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया सैमसन। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। दुनिया भर के लिए एक सुख का सांस तो हमें मिला ही है और वो इस वजह से है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो होने वाला मुआहदा है, जिस पर बात हुई है और अब किसी नतीजे पर ये पूरी सूरत हाल चाहती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से सबको ये पता है कि उनके घर के बजट तक ये फ़र्क आने वाला है। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी के तवील और ख़तरनाक दौर का खात्मा होने जा रहा है। अमन मुआहदे की तरफ दोनों मालिक जा रहे हैं। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने मुआहदे का ऐलान करते हुए कहा है कि बाज़ाब्ता दस्तखत की तकरीब 19 जून को स्विट्जरलैंड में मुनक्किद होनी है और इस मुआहदे के तहत फौजी कार्रवाइयों के फौरी और मुस्तकिल खात्मे, आबना हरमुज़ की बहाली और मुख्तलिफ तनाज़ात को मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर इत्तफाक किया गया है। इसके साथ साथ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के साथ डील मुकम्मल होने की तस्दीक की है। इसे बड़ी पेशरफ्त करार दिया है। ईरान ने वाज़ेह किया है कि 60 रोज़ा मुज़ाकराती अमल में जौहरी प्रोग्राम, पाबंदियों के खात्मे और मुंजमद असासों की बहाली जैसे अहम मामला ज़ेर बहस आएंगे। इस सब पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर खान साहब। जानेंगे कि ये ऑब्वियसली हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये मुआहदा जल्द होने वाला है, लेकिन इस पर स्पॉयलर्स इतने थे कि वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी को बहुत बढ़ा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम मसूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इट्स वंडरफुल टू वेलकम यू वन मोर टाइम। पूरी दुनिया के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। इस वक्त जब हम मुआहदे की बात कर रहे हैं तो इसका ऐलान पाकिस्तान की जानिब से होना अपनी अहमियत एक अलग तौर पे रखता है। हर एक की नजरें लगी हुई थी इस मुआहदे की तरफ कि कब किसी डील की तरफ हम जाएंगे। जी वालेकुम सलाम सादिया एंड फैसल, बहुत शुक्रिया। देखें, मेरा ख्याल में एक माइलस्टोन इवेंट होने जा रहा है और इसको करने में इसका जो बेसिक आप समझ रहे फाउंडेशन जिसने रखी और इसको पाए तकमील पे पहुंचाया है इज नन अदर देन पाकिस्तान। और जिस तरीके से पाकिस्तान एंगेज रहा है 24/7 देखे, और रिलेंटलेसली वी कम्युनिकेटेड विद द पार्टीज। और इसके बाद सीज फायर भी आपको याद होगा, इट वाज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो 7-8 अप्रैल को हमने कराया, वो सीज फायर इंटैक्ट रही।
और इसके बाद जो प्रोजेक्ट फ्रीडम था वो भी पाकिस्तान के कहने पे बंद हुआ, और फिर फाइनली हमने ये कंक्लूड भी पाकिस्तान ने ये करवाया, जिससे आप देखें कि पाकिस्तान तो हम कहते थे कि जियो स्ट्रेटेजिक प्लेयर भी है, एक जियो स्ट्रेटेजिक मीडिएटर भी था, और इस तरह की बातचीत में इट वाज सेंसिटिव नेगोशिएशंस फॉर द लास्ट 47 ईयर्स द कंट्रीज दे वर ड्रैगन ड्रॉन्स, लेकिन इसके बावजूद हमने करवाया, और अब वो हालत पे लेके हैं जहाँ पे दे विल शेक हैंड और ये चीजें होंगी। सो उससे देखें कि पाकिस्तान की कामयाबी है, दुनिया की कामयाबी है, और दुनिया की तारीख इस बात को याद रखेगी जब हालात ऐसे थे, मुश्किल हालात थे, चैलेंजेस थे, देयर वाज एक वन कंट्री पाकिस्तान जिसने पीस को एफर्ट्स को लीड किया। फिर इस बात को भी याद रखा जाएगा कि जब दुनिया तबाही के धाने पे आई ही, तो इट वाज ओनली पाकिस्तान जिसने वॉलंटियर किया, पैशंस पेशेंस दिखाया है। कभी हमने बिल्कुल मुश्किलात आए लेकिन हम पीछे नहीं हटे, और फाइनली वी मैनेज। और आज देखें दुनिया भर के लिए इस कामयाबी का दिन है, स्पेशली जिस तरीके से भी आप देखें कि ऑयल फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और एक जो वर्ल्ड 3 का एक खतरा था वो यहाँ से निकल गया है। सो ओवरऑल जब हम बात करते हैं, पाकिस्तान हैज एमर्ज ए कंट्री विद इट्स क्रेडिबिलिटी, रेलेवेंसी, ए जियो स्ट्रेटेजिक प्लेयर। और मेरा हमेशा ये मानना है जब आपकी लीडरशिप मजबूत होगी, आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप, आपकी मिलिट्री लीडरशिप, और फैसले करेंगे इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ योर कंट्री, तो ये चीजें होती हैं। दैट्स वाई पाकिस्तान ने साबित किया है। आज दुनिया भर के तमाम ममालिक आप देखें पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं कि वो कि इनको भी मदद की जाए। और आप देखेंगे, मुझे यकीन है कि फ्यूचर में अब ऐसा होगा कि ईरान और जीसीसी कंट्रीज के दरमियान भी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो भी पाकिस्तान सेटल करवाए। अच्छा, मैं इस पे आपसे पूछने ही लगा था बैलेंस ऑफ पावर मिडल ईस्ट का क्या होगा, लेकिन मैं उस सवाल को मौखर करके ये ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा कि दोनों बेलिजरेंट्स, इसराइल को एक तरफ रखिए, लेकिन जो दोनों बेलिजरेंट्स थे यूएसए और ईरान, इस तमाम तर 100 रोज़ा जंग के बाद किसके लिए क्या गेन और क्या लॉस रहा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें कि अगर आप अमेरिका को हम लेते हैं कि पोलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, तो उन्होंने न्यूक्लियर की बात की, बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात की, और इसके अलावा उन्होंने प्रॉक्सीज की बात की, उन्होंने अनकंडीशनल सरेंडर की बात की। और तो उसमें से नॉट ए सिंगल वन उनके जो ऑब्जेक्टिव्स थे, पॉलिटिकल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं हुए, बल्कि अभी जो एस्टिमेट्स बताए जा रहे हैं ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन का लॉस हुआ है अमेरिका को। दैट्स व्हाई दे आस्क $1.5 ट्रिलियन के बजट की उन्होंने बात की थी। तो दैट्स व्हाई इवन बोथ कंट्री दे बैडली नीडेड कि यहाँ से निकलें। और फिर इसी तरह इसराइल को भी आप देख लें कि उनको भी बड़ा नुकसान हुआ। उनकी भी ख्वाहिश थी कि प्रॉक्सीज का हो, न्यूक्लियर का हो, बैलिस्टिक मिसाइल्स का हो, लेकिन उसमें भी वो कामयाब नहीं हुए। ईरान के देखें कि क्या हुआ कि ईरान को नुकसान तो हुआ वो $300 बिलियन का, लेकिन आपके देखें बैलिस्टिक मिसाइल की कोई भी कहीं पे बात नहीं हो रही है। उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन आर स्टिल इंटैक्ट, हिजबुल्लाह इज देयर, प्रॉक्सीज आर देयर, वहां पे वो मौजूद हैं। तो वो जो रजीम जो चेंज करना चाह रहे थे नहीं हुई, रजीम जो है वही उधरी से लोग चेंज हुए हैं, लेकिन मोर ज्यादा हार्ड लाइनर इसमें आ गए हैं। सो पलड़ा हम जब कहते हैं तो वो ईरान की तरफ जाता है कि ईरान इस पूरे अपने कार्ड्स उन्होंने बेहतर तरीके से खेले, और जिस तरीके से उन्होंने एक प्रेशर बिल्ड किया, जिससे कहते हैं हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन पे गया, और जिस तरीके से स्ट्राइक यूएस बेसिस पे किया, फिर गल्फ कंट्रीज पे गए, तो दैट क्रिएटेड एक तब्दीली, या आप समझ लें कि एक चीज जो थी दैट वाज इन द फेवर ऑफ ईरान। राइट। मसूद साहब ये बताइएगा, इसमें ईरान के, क्योंकि ऑफेंस तो ईरान के अगेंस्ट हुआ था, ईरान के गेंस्ट क्या रहेंगे, नोइंग दैट ये भी जानना चाहेंगे कि इसका फ्यूचर क्या है लॉन्ग टर्म, इस डील का लॉन्ग टर्म फ्यूचर आप क्या समझते हैं होने जा रहा है? ईरान में अमन रहे, कोई दोबारा से उसके ऊपर अटैक ना किया जाए, इसको कैसे मेक श्योर किया जाएगा? देखिए, मेरे ख्याल में सिंस अभी ये तो बिगेस्ट MOU है, और इसमें उन्होंने बात की है तमाम टर्मिनेशन ऑफ जो हॉस्टिलिटीज की बात की है ऑन ऑल फ्रंट्स। मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसमें लेबनान शामिल किया गया है, जो अगर आपको याद हो पाकिस्तान ने पहली दफा उसमें जब सीज फायर की बात हुई तो बात की गई थी, तो उसमें ये है। और लेकिन अब उन्होंने कहा इसके बाद जो टेक्निकल डिटेल्स वर्कआउट होंगे, दे विल गो फॉर ए परमानेंट जो एग्रीमेंट होगा, उसमें तमाम मॉडलिटीज दे विल डिस्कस, जिसमें न्यूक्लियर भी शामिल होगा,
और इसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर मैकेनिज्म की अगर कोई बातचीत होती है उस पर होगा, एसेट्स की बात होगी, सेक्शंस की बात होगी, और विद जीसीसी कंट्रीज के साथ ताल्लुकात पे यकीनन उस पर बातचीत होगी। सो मेरा ख्याल में वो तमाम इश्यूज, लेकिन आप देखेंगे कि जीसीसी कंट्रीज में भी आप देखें कि सऊदीज वर ऑन बोर्ड, कतरीज वर ऑन बोर्ड, इसी तरह बाकी बाहर से तुर्किया भी ऑन बोर्ड था। और अब रिसेंटली इतलात आई है कि यूएई ने भी अंडरहैंड कोशिश की है अपना आप को दोबारा रिप्रोचमा करने की कोशिश की है विद ईरान। सो मेरे ख्याल में जोग्राफी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द जीसीसी कंट्रीज कि दे शुड अंडरस्टैंड द ग्राउंड रियलिटीज और अपना आप वहाँ पे पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात करें। दिस इज व्हाट चाइना प्रोपेगेट करता रहा है फॉर द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। इफ़ यू अलाउ मी, आपके इस कमेंट से आई विल हेड बैक टू माय क्वेश्चन जो मैं आपसे करना चाह रहा था। ये तमाम तर मामला हो गया, वज़ीर आज़म ने शुक्रिया इसमें किया है, कतर का भी और सऊदी अरब का भी, और जो आपने यूरोप्रोशमा की भी बात की है। विद दैट मिडिल ईस्ट में बैलेंस ऑफ पावर किस तरफ जाती देख रहे हैं, क्या नई लाइंस बनते देख रहे हैं आप? जी हाँ, देखें कि एक तो चीज साबित हो गई, ईरान हैज एमर्ज ए पावरफुल कंट्री इन द वेस्ट एशिया। और जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया है, आप देखें इसराइल को भी हैंडल किया है, अमेरिका को भी हैंडल किया, दैट इज वन थिंग। बट एट द सेम टाइम देखें कि ईरान जो है जिस तरह अपने ताल्लुकात उन्होंने सऊदीज के साथ जिस तरीके से अंडरस्टैंडिंग एस्टेब्लिश हुई, तुर्किया के साथ हुए, इजिप्ट के साथ हुई है। सो एक सऊदीज ने एक आइडिया भी रिसेंटली दिया था, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने हेलसिंकी मॉडल की बात की थी, जो एक 1975 में हुआ था बिटवीन द सोवियत ब्लॉक एंड वेस्टर्न ब्लॉक के दरमियान, जब कोल्ड वॉर चल रही थी। सो उसमें एक एग्रीमेंट हुआ हेलसिंकी फिनलैंड में। उसमें ये बात की गई थी कि भाई कि एक दूसरे की सॉवरेनिटी को ऑनर किया जाएगा, दैट इज वन थिंग। सो इट वाज अ सॉर्ट ऑफ ए नॉन एग्रेशन पैक्ट जिसमें उन्होंने साइन किया एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। तो उन्होंने ये फ्लोट किया है कि ईरान के साथ इस तरह की एक अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। सो लाइकली है फ्यूचर में आप देखें, क्योंकि अभी अगर आप यूएई के पास देखें, उनके जो आज हालात और वाकयात हैं यूएई के अंदर, आप देखें दी स्विट्जरलैंड ऑफ ईस्ट की बात हो रही थी, टूरिज्म हब, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी, अब वो हालात वहाँ पे नहीं रहे हैं। उनकी अब डोमेस्टिक जो ग्रॉस जीडीपी है वो गिर गई है, लोग वहां से निकल गए हैं, पैसे लेके गए हैं। सो दिस इज ए कांस्टेंट थ्रेट फॉर देम। सो देयरफॉर मेरे ख्याल में उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि टू हैव गुड रिलेशंस विद ईरान। लेकिन यकीनन पीसफुल को एग्जिस्टेंस की जब हम बात करते हैं तो बराबरी के तरीके से बात होगी। लेकिन ये ख्याल करना होगा कि इसराइल की जो इंटरेस्ट हैं अभी जीसीसी में, जिस तरीके से बहरीन है और दूसरा है यूएई है, तो मेरे ख्याल में एक खतरे के लिए यकीनन बाकी ममालिक के लिए भी एक खतरा ही यकीनन होगा उनके प्रेजेंस वहाँ। राइट लेकिन ये किस हद तक इन्फ्लुएंस, ये जो सारी सिचुएशन रही गुज़िश्ता तकरीबन 3.5 महीने जो रहा, इसमें गल्फ से इन्फ्लुएंस किस हद तक कम हो जाएगा, खास करके इसराइल का और फिर उसके साथ यूएस का भी? देखें, यूएस का तो एकदम वो बिल्कुल ये नहीं जाएंगे कि एकदम अगर वो बेसिस को वेकेट करेंगे तो बड़ा उसका बड़ा गलत इंप्रेशन पड़ेगा। और वो दोनों ये ममालिक, ईरान में नहीं जा रहा था कि कोई ऐसी बातचीत में कोई चीज़ ना है जिसमें एम्बेरसमेंट हो, पब्लिक को क्या जाके जवाब देंगे। मेरे ख्याल में ग्रेजुअली आप देखेंगे, क्योंकि सऊदीज ने, कतरीज ने दे रिफ्यूज कि आप हमारे बेसिस को यूज ना करें, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। तो मेरा ख्याल अब ये रियलाइजेशन है। और फिर दैट्स वाई आप देखें ना कि उन्होंने अमेरिका सऊदीज ने पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट किया है, और उनकी रियलाइजेशन है कि जब जंग हुई, वक्त आया तो इसराइल के प्रोटेक्शन अमेरिका ने की, इनकी नहीं की। सो देयरफॉर एक रियलाइजेशन होगी कि इन्होंने अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करना है। और फिर इन्होंने अब ये खैर वहां से निकल नहीं सकते हैं इसराइल के साथ, जिस तरह के ताल्लुकात यूएई के हो चुके हैं या बहरीन के हो चुके हैं। लेकिन उनके लिए अब समय हैंगिंग सोर्ड कि अगर ये ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं और वहां से अगर यूएई के अंदर से या बहरीन के अंदर से बैठ के वो ऑपरेट करते हैं या कोई ऐसा वाकया करते हैं, कोई टारगेटेड असोसिनेशन, दे आर फेमस फॉर दैट, या कोई फॉल्स फ्लैग करते हैं, तो फिर चीज़ें मुश्किलात हो सकती हैं। और अभी भी आप देखें इस पूरी जंग के दरमियान में सबसे ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स जो फायर हुए वो यूएई पे हुए हैं, अराउंड 500 प्लस थे, 2000 प्लस ड्रोन्स के हमले हुए हैं, इसराइल से ज़्यादा हुए हैं। तो क्योंकि यूएई की सॉइल वाज यूज। तो मेरे ख्याल में रियलाइजेशन सबको होगी, अगर आपने पीसफुल को एग्जिस्टेंस करना है, अपने इकोनॉमी को बढ़ाना है, अपना जिस तरह आपने आपको एस्टेब्लिश किया था, उसके लिए बहुत ज़रूरी है
कि आप अपने स्पेस को या सॉइल को, लाइक अफगानिस्तान, कि अब इंडिया भी आके बैठ गया है, दूसरे दहशतगर्द तंजीमें भी आ गई हैं, वो यूज़ कर रहे हैं। तो ये ना हो कि फ्यूचर में कि यूएई या बहरीन यूज़। ओके। आपने अपनी गुफ्तगू में ज़िक्र ज़रूर किया था इसराइल का, तो मैं थोड़ी सी तमहीद बांधूंगा, उसके लिए प्लीज़ बर्दाश्त कीजिएगा। लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ वर्ल्ड वॉर 3 नहीं रुकवाई है, बल्कि पाकिस्तान ने अपनी तरफ लपकते बढ़ते ख़तरे को भी सबोताज किया है, चाहे वो नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर हो या फिर साउथ वेस्टर्न बॉर्डर हो। और अगर तो इसराइल इसमें खाकम बदन कामयाब हो जाता तो इसराइल का बॉर्डर आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर पता है वो कहाँ तक खींच के ले आता। ठीक है, बलूचिस्तान में जो भी सूरत हाल चल रही है, इंडिया इसराइल का नेक्सस है, क्या हम ये समझें कि ये चीज़ करके पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका जंग रुकवा के मुआहिदा करवा के दुनिया के साथ साथ अपना भी भला किया है, और वो जो अपना भला हमने किया है वो कितना देर पा आप समझते हैं? बिल्कुल फैसल, ये सही है। देखें, पाकिस्तान हैज़ टू प्रोटेक्ट इट्स नेशनल इंटरेस्ट। पहले है, सबसे पहले यस। नेशनल इंटरेस्ट है पाकिस्तान का भी। और हमारा जो बॉर्डर है, 909 किलोमीटर का बॉर्डर है ईरान के साथ। सो बड़ा सेंसिटिव है। एक पास में हमने देखा है कि उस बॉर्डर के उस पार सिस्तान बलूचिस्तान से टेररिस्ट वहां से आते रहे हैं, स्पेशली ये फितरत हिंदुस्तान के वहां से ऑपरेट करते रहे। तो वो एक खतरा था। और फिर ऊपर से देखें कि लिंक्स एस्टेब्लिश हो चुके हैं, जो फंडिंग आ रही है अफगानिस्तान में, अगर आप देखें जितने फंडिंग आ रही है जूइश एनजीओ से, वो फंड कर रहे हैं वहां पे। और इसी तरीके से तो वो फंड पैसा फितरत हिंदुस्तान को भी जा रहा है, फितरत खालिज को जा रहा है। सो पाकिस्तान के लिए भी थ्रेट था। अगर ऐसा को खुदा न खास्ता ईरान के अंदर रजीम चेंज हो जाती है, कोई ऐसा बंदा ला के इंस्टॉल कर देते थे, तो फिर तो हालात खराब होने थे, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होनी थी, क्योंकि ऑलरेडी ईस्टर्न वेस्टर्न फ्रंट में पाकिस्तान लगा हुआ था। सो दैट वाज वन थिंग। लेकिन पाकिस्तान के लिए प्लस अभी ये होगा, देखिए आपका गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट था ईरान के साथ, वो दैट बड़ा अरसे से फंसा हुआ था, उसके लेदे हो रही थी। अब आपके पास ये इजीली पाकिस्तान में गैस आएगी, चीप गैस आएगी आपके पास, वो सैंक्शन सारे लिफ्ट होंगे। आप तो ब्रिगेडियर पाकिस्तान साहब, की इकोनॉमी में बिल्कुल। आप देखिए बहुत अच्छे हाँ हाँ। इम्पैक्ट्स होंगे। ओके ब्रिगेडियर साहब, समहाउ आप मेरे अगले सवाल का पहले ही जवाब दे देते हैं। आई वॉज अबाउट टू आस्क यू दिस, बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमारे साथ ब्रिगेडियर मसूद मौजूद थे और इस बड़ी अहम डेवलपमेंट पे बात कर रहे थे। और साथियों, द थिंग इज़ के अब जो मेरे जहन में अगला सवाल पनप रहा है, जो मैं अपनी अगली गेस्ट की जानिब जरूर ले जाना चाहूँगा, डॉक्टर शादिया चीमा गालिबन। यस। ठीक है, डॉक्टर शादिया चीमा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। और मुआहिदा हुआ है, पूरी दुनिया के लिए मुबारकबाद की घड़ी है। लेकिन आई वुड लाइक टू स्टार्ट वेयर आई लेफ्ट विद ब्रिगेडियर मसूद, और वो ये कि एक तो ईरान की ये भी गालिबन शर्त थी जिसको पूरा किया कि जी $24 बिलियन के जो फ्रोजन एसेट्स थे उनमें से शायद हाफ को अनफ्रीज किया जाएगा, उसके बाद ये टेक्निकल बातें शुरू होंगी। पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव जो है उससे अगर बात की जाए तो पाकिस्तान का बॉर्डर नेशन फ्रेंड है ईरान, और इन एसेट्स का डीफ्रीज होना, ईरान पे मुआशी दबाव का कम होना, क्या हम ये समझें कि पाकिस्तान और खित्ते के दीगर ममालिक ईरान के साथ खुल के तिजारत कर सकते हैं, या अभी इसमें भी कुछ सुकून है? ईरान के साथ देखिए खुल के तिजारत करने के लिए उस पर से सैंक्शंस हटना ज़रूरी हैं, लेकिन सैंक्शंस इटसेल्फ इररेलेवेंट हो गई हैं, जो डॉलर सैंक्शंस हैं और अमेरिका की यूनिलैटरल सैंक्शंस हैं, क्योंकि चाइना उनको बिल्कुल नहीं मान रहा है, रशिया जो है वो उनको बाईपास कर रहा है। तो ईरान के साथ भी हम बायलैटरल ट्रेड्स तो बहरहाल कर सकते हैं, जैसे अपनी डोमेस्टिक करेंसी में कर लें, क्रिप्टो में कर लें, बार्टर में कर लें। जहाँ पे डॉलर से ट्रेड होगी वहाँ पे ज़ाहिर है वो स्विफ्ट सिस्टम इन्वॉल्व हो जाएगा, और अभी उसके अंदर टेक्निकलिटीज़ हैं, क्योंकि वो जो सैंक्शंस हैं वो कुछ तो जो है वो सेनेट से अप्रूव हुई हुई हैं, कुछ यूरोपियन यूनियन की तरफ से गई हुई हैं, तो उनमें जो है वो टाइम लग सकता है। लेकिन हम तो ऑलरेडी ईरान के साथ जो है वो 6 लैंड कॉरिडोर हम खोल चुके हैं और हम ईरान के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो सैंक्शंस जो है वो वैसे ही डीवैल्यू हो चुकी हैं, और उनके फ्रोजन एसेट खुलने से, उनको मिलने से यकीनन जो उनका नुकसान इस जंग के दौरान हुआ है उसका भी जो है ऑफ कोर्स उनको यकीनन रिकंस्ट्रक्शन में उनको बहुत हेल्प मिलेगी। लेकिन फ्रोजन एसेट्स उनको अमेरिका खुद से नहीं दे रहा है, क्योंकि वो अमेरिका ने अपनी सैंक्शंस के अंडर उनको फ्रीज किया हुआ है, तो वो थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो एमओयू है इसके अंदर बहुत से जुजियात ऐसे हैं जो कि दोनों पार्टीज की फेवर में जाते हैं, और इसको लिखने का, इसकी रिटोरिक का और इसके अंदर होने वाली एम्बिग्विटी जो है और रीपैकेजिंग, उसका तमाम क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान को जाता है, वरना ये किसी किस्म का कोई एमओयू हो ही नहीं सकता था।
क्योंकि अमेरिका जो है वो एसेट्स को नहीं वापस कर रहा है, वो थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व करके कुछ गल्फ के कंट्रीज और डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन और इस तरह के जो है ना वो क्लॉजेस के अंदर जो है वो पैसे वापस करवा रहे हैं, जिसमें 3 बिलियन सुनने में आया है कि यूएई ने दिए हैं, जो कि उन्होंने कहा है नहीं दिए। आई डोंट नो उसकी रीज़न क्या है। फिर उसके बाद कुवैत जो है उनकी तरफ से है कि वो भी जो है वो कुछ देंगे। तो पैसे वही हैं जो ईरान के हैं, मगर वो अमेरिका नहीं देगा। तो ये सारा राइट एमओयू जो है वो क्लॉज बाय क्लॉज जो है वो इतना ही एम्बिगुअस है, और राइट दोनों पार्टीज जो हैं इसको अपनी अपनी डोमेस्टिक पॉपुलेशन के लिए एज अ विक्ट्री जो है वो प्रेजेंट कर सकती हैं, एंड क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान। एब्सोल्युटली। शाहज़ाद साहब, आपके आने से पहले हम ब्रिगेडियर साहब से ये बात कर रहे थे कि इसमें पाकिस्तान के लिए क्या अच्छे पहलू हैं। ठीक है, हमने इस जंग को रुकवाया है और दुनिया के अमन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान के लिए इसमें अच्छे पहलू क्या हैं? आई वॉन्ट टू लुक एट द अदर साइड ऑफ द स्टोरी एज वेल, कि इसमें पाकिस्तान के लिए चौकन्ना रहने के पहलू क्या बन गए हैं, नोइंग कि इससे पहले भी इजराइल जो है वो इंडिया को यूज़ कर रहा था, इंडिया जो है अफगानिस्तान को यूज़ कर रहा था। सो देयर लॉट ऑफ गोइंग टू बी प्रॉक्सीज जो कि पाकिस्तान को अब अनस्टेबल करना चाहेंगे इसराइल के लिए। अगर हिजबुल्लाह को वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर पाते हैं, ईरान को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल नहीं कर पाते, सो व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान में इस एंगल से क्या है इसमें? दिस इज अ वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, एंड और मैं अर्ली मॉर्निंग बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ये, लेकिन बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है। राइट और यही सवाल हम सबके जहनों में इस वक्त होना भी चाहिए, क्योंकि एक ऐसी डील आप कल तक देखें, दाहिया पे दोबारा अटैक हो चुका था। अगर Yeah. ईरान उसको रिटेलिएट करता तो ये कभी भी एमओयू साइन नहीं हो सकता था, जो कि होना था कल। ट्रंप की जो है वो सालगिरह थी और उस पे वो इसको साइन करना चाह रहे थे, लेकिन इसराइल इसमें स्पॉइलर के तौर पे मौजूद है। और दुनिया हैरान है कि दोनों ममालिक अगर किसी एक जो उनका पॉइंट है उस पर भी एक पेज पे नहीं आ रहे, तो ऐसा कोई काम जो है जो कि जंग रोक दे, ऐसा हो कैसे सकता है? तो हमारी इसमें ना सिर्फ ये कि लोगों के सामने कैपेसिटी और हमारी डिटरेंस सामने आई है, बल्कि ये इंटिमिडेटिंग है। इससे इंटिमिडेशन हो सकती है, खास तौर पे उन ममालिक को जो ये समझते हैं कि रिजीम चेंज जो है वो तो कोई मसला ही नहीं है, हुकूमतें गिराना हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का हवाला दे के इम्प्यूनिटी के साथ आप बम्बार्डमेंट कर सकते हैं और पब्लिक ओपिनियन आपके साथ होगी, मीडिया आपके कंट्रोल में होगा। तो ईरान वॉर में और उस पाकिस्तान का उसके अंदर शामिल होने ने ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इनको बिल्कुल शिफ्ट कर दिया है, अपसाइड डाउन कर दिया है। ना तो मीडिया नैरेटिव ने साथ दिया है, ना ही लोगों ने कहा है कि ईरान में सारे दहशतगर्द हैं और आप जो हैं इन आयतुल्लाज और मुल्लाज को ख़त्म कर दें, वाह वाह बड़ी अच्छी बात है। ना ही जो है ये ऐसा हो पाया है कि जी आपने उनको बार बार इंटिमिडेट किया है और उन्होंने आगे से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना किया है। फिर गल्फ कंट्रीज जो हैं वो इसकी लपेट में नहीं आए, बावजूद इसके कि इसराइल ने खुद कोशिश की है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके। और जो ईरान के अपने पड़ोसी हैं, ईरान के इर्द गिर्द जो है एक तरफ आज़रबाईजान है, एक तरफ जो है वो हम हैं, इंडिया है, फिर उनके रीजन में तुर्की है, उनके बहुत से ममालिक से जो अपने पर्सनल रिलेशन है वो अच्छे नहीं है। तो पाकिस्तान ने उन सब ममालिक से मुराबता करके और किस तरीके से मीडिएशन करते हुए इस जंग को कंटेन किया है विद इन द बाउंड्रीज ऑफ ईरान, इसके फैल जाने के। और इसराइल का ये सबसे बड़ा जो है वो पॉइंट यस ही ये था। बिल्कुल डॉक्टर शाज़िया, और आपने ये बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है फॉर योर टाइम। और ईरान अमेरिका मुआहदा अब हो गया है और साइन ऑफिशियली जुम्मे को होगा। इस एक पूरे हफ्ते में टेक्निकल टॉक्स जारी रहेंगी, लेकिन दूसरी ही तरफ लोगों की नज़र रहेंगी उन स्पॉयलर्स की भी जो पहले भी खराबी पैदा करते रहे हैं। मजीद भी इस पर बात करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक ले रहे हैं। स्टे विद अस। एज ऑल द पाकिस्तानीज आर वेकिंग अप, तो उनके लिए बड़ी अच्छी ये खबर होगी। वैसे तो ये ओवर द नाइट चीज़ आ गई थी कि ईरान अमेरिका मुआहदा हो गया है और अब पूरी दुनिया जहां उसको एक तरफ अप्रिशिएट कर रही है, पाकिस्तानी ये सोच रहे हैं कि अब जब ये मुआहदा हो गया इसका मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाएगी, और जब हॉर्मुज़ खुल जाएगी तो क्या पाकिस्तान की जो मईशत है जिसमें सबसे पहले तेल है उस पर कोई डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, कितनी जल्दी पड़ेगा, कितनी देर से पड़ेगा? जो पीछे हमने हैवी प्राइसेस पे ऑयल लिए हुए थे वो कितने अरसे तक हम हैवी प्राइसेस पे बेचते रहेंगे? एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ बिट अबाउट बजट एज वेल, बिकॉज इस बार ये भी था कि वॉर स्ट्रकन बजट भी है। तो अब बजट तो आ गया है,
लेकिन ये मामला तो हल हो गया है। तो इस मामले के हल होने पे बजट पे कोई असर पड़ेगा या नहीं, इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक मुशीर वज़ारत और माहिर माशियात खाकान नजीब साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर खाकान, गुड मॉर्निंग सर, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग विद अ वेरी गुड न्यूज़। तो फाइनली ऊँट बैठ गया है, ऊँट ईरान के मुंह करके बैठा है करवट, और पीस डील साइन हो गई है। ईरान ऑब्वियसली इज़ द बिग गेनर। लेकिन इस सारे मामले में अभी हम देख रहे थे तो ब्रेंट भी और WTI भी दोनों नीचे तो आ गए हैं। इसका अफेक्ट पाकिस्तान पे कब तक पड़ेगा? लेमैन तो सबसे पहले उठ के ये सवाल करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं, पाकिस्तान में जो तेल की कीमत है वो 275 से 415 पे चली गई, और इसकी सबसे बड़ी वजह तो ऑफ कोर्स यही थी कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो हैं दे हैव इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ द वॉर। और अब जब वापस आई हैं तो जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि $65 की कीमत थी वो $110 पे चली गई। अब इस वक्त अगर $83-84 पे ट्रेड कर रहा है तो जो ऊपर का बहुत बड़ा $25-30 का मार्जिन था वो कवर हो गया है। नीचे अभी भी $20 ज़ायद हैं कंपेयर टू वेयर वी स्टार्टेड। सो गिवन दैट जो इस वक्त कीमत है, फ्राइडे को जो प्राइस आनी चाहिए उसमें अच्छी एक रिफ्लेक्शन आनी चाहिए फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। सो दैट्स वन थिंग। बट ऑफ कोर्स इट्स नॉट ओनली द प्राइस इम्पैक्ट जो तेल का है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट, उसके बाद फूड प्राइसेस, एवरीथिंग शॉट अप। जस्ट टू अंडरस्टैंड, जो सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर है पाकिस्तान का, जो 51 अशियाए खुर्दोनोश पे इस वक्त बेस्ड है, उसकी 15% पिछले साल से बढ़ोतरी दिखाई दी। सो दैट्स अ लार्ज इंक्रीज, राइट? तो अगर ये प्राइसेस वहीं रहती तो ये इसी तरह रहता। अब इसमें भी इसके बढ़ने की जो शरह है उसमें कमी आ जाएगी, ये 10-12% पे आ जाएगा आने वाले महीनों में। बट इम्पैक्ट अगले 6 माह तक रहेगा, बिकॉज जो तेल 20% शॉर्ट हुआ है पिछले 3-3.5 माह में, उसको नॉर्मलाइज होते हुए वक्त लगेगा। बट देयर आर अदर बेनिफिट्स टू पाकिस्तान। ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन है, जो तेल वहां से आता है अब हम ले सकते हैं। पहले बहुत एक एवरीवन नोज के क्रॉस द बॉर्डर स्मगलिंग होती थी। लेट्स होप कि हम उस पे मूव कर सकते हैं। फिर कार कंट्रीज तक थ्रू ईरान हमारी रसाई, ईरान के साथ ट्रेड। सो देयर आर पेरिफेरल बेनिफिट्स, जो एडिशनल बेनिफिट्स आप इसको समझें, जो इस वॉर के हैं। और वॉर की वैसे ही टोन डाउन होने से जो दुनिया की मईशतें हैं उनमें एक बेहतरी आएगी, तो जो पाकिस्तान की नेगेटिव एक्सपोर्ट्स हैं उस पर फ़र्क पड़ेगा। आई एम होपिंग कि UAE, कतर, मिडल ईस्ट, गल्फ, सऊदी अरेबिया में जो पाकिस्तानी हैं उनका जो बैकवर्ड फ्लो हमने एनेक्डोटली इस तरह देखा है, जो रेमिटेंसेस में इंक्रीज़ है, जो पाकिस्तान की प्रॉपर्टी में इंक्रीज़ आया है, वो लगता यह है कि पैसा मूव हुआ है। In the coming months, let's hope these things stabilize, तो हम उस तरह का exodus एटलीस्ट ना देखें बैक टू पाकिस्तान। नए लोग अगर कम जाएंगे, that I can understand. So overall, एक बड़ा balancing act हो गया है, and kudos to Pakistan authorities for playing a very प्रोग्राम में ब्रेक ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। बैक अगैन। चलिए जी, अब उस बुखार की बात करते हैं जो रोज बरोज बढ़ता चला जा रहा है, कम नहीं हो रहा। एंड आई एम श्योर जैसे जैसे मैचेस बेहतर होंगे, अच्छे मैचेस होंगे, बड़ी टीमों के मैचेस होंगे, फीवर इज गोइंग टू गो अप ओनली। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हमने देखा कि कल भी मुकाबले हुए, एक ही रोज में शायकीन को बड़े अपसेट्स का भी देखने को मिला। एंड आई थिंक बहुत सारे लोगों का दिल टूटा है इस मैच में। ये जो मैच हुआ है, यू आर टॉकिंग अबाउट जर्मनी वर्सेस क्यूसाओ। अरे भाई, मतलब कि ये तो अच्छा, पहले मैं वो जो एक मशहूर ज़माना एक रोर होती है ना, पहले वो सुन लेते हैं ज़रा, सुनाएं जनाब। तो जर्मनी के लिए ये एक फीस था जो कि उन्होंने भरपूर तरीके से किया। पहले दूसरे हाफ में दबा के गोल मारे, 7-1 से बिल्कुल ही नई नवेली टीम जो है उसको उन्होंने धो दिया। बाय द वे क्यूसाओ जो है एक वो आइलैंड नेशन है, और मैं और साथी ऑफ द कैमरा यही सोच रहे थे कि छोटी छोटी आइलैंड नेशन, जैसे आज स्पेन का मैच है कोबा वर्डे से, वो भी एक आइलैंड नेशन है। उसकी आप जाके आबादी देखें, इतने तो लोग जो कराची में सुबह नाश्ते के लिए निकल पड़ते हैं अपने घरों से। तो ये टीम्स कैसे चली आती हैं और हम क्यों नहीं जाते, ये कहानी फिर सही। लेकिन इसके ये एक मैच हुआ, उसके बाद जो आप कह रही थी ना सादिया, एक अच्छा मैच हुआ जापान वर्सेस नेदरलैंड्स। यस, और वो जापान कोई हल्की टीम नहीं थी,
इफ यू रिमेंबर जो है वो जो साउथ कोरिया वाला वर्ल्ड कप था उसमें जापान ने भी बड़ी कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। प्रोबेबली वन ऑफ द रीजंस के ये मैच 2-2 गोल से बराबर रहा। Yes. वेल आइवरी कोस्ट ने आखिरी लम्हात के में जो है वो बड़ा ही ड्रामेटिकली इक्वाडोर को 0 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त दी है। ये भी मेरे ख्याल में टक्कर का This was मुकाबला one था। another, ये भी yeah, टक्कर another. का मुकाबला भाई था। आइवरी कोस्ट जो है नोन फॉर डिडियर ड्रॉगबा, ठीक है, तो वो माय मेमोरीज आर विद दैट, लेकिन नाउ ही इज नॉट इन द टीम एंड बट जापान वर्सेस आइवरी कोस्ट इट वाज अ गुड मैच। और हाँ, स्वीडन और ट्यूनीसिया दिस एंडेड टू बी वन साइडेड अफेयर, ऑल्दो कि ट्यूनीसिया जो है वो भी अच्छी टीम है बट स्वीडन ने बता दिया गया, स्वीडन मेरे ख्याल में ऑब्वियसली पुरानी टीम है, 5-1 से मारा है। वेल अकॉर्डिंग टू द टेबल आज का एक मैच रह गया है एंड दैट इज स्पेन वर्सेस कोबा वर्डे, लेकिन नजरें हैं सबकी कल। क्यों है जनाब कल? क्योंकि नजरें हैं ईरान की टीम पे जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना मैच खेलने जाएगी। सो देखते हैं कि वो कैसा करते हैं। बेल्जियम इजिप्ट भी है और उसके साथ साथ सऊदी अरेबिया वर्सेस उरुग्वे भी है, तो ये भी एक मैच है। तो ईरान के लिए हमें ये भी पता है ना कि जितना ज्यादा आप ईरानी नेशन को आप दबाने की कोशिश करते हैं, दे कम विद अ फाइट बैक। सो यूएस की एंट्री तो नहीं मिली, लेकिन मेक्सिको में यानी मेक्सिको में वो कितना अच्छा करते हैं ये अभी देखना बाकी है। ऑलराइट, तो चलें अब साथ वी आर गोइंग टू टेक अ स्मॉल ब्रेक। दोबारा हाजिर होंगे, स्टे विद अस। टेक इट ऑफ। वेलकम बैक। हम क्यों ही लिखे इस चीज़ को कि रिवायती हरीफ और टाकरा, पाकिस्तान और इंडिया चाहे मेंस हो, कल तो विमेंस मैच था, तो उसमें अब टाकरा और रिवायती हरीफ वाले मामला रहे इसलिए नहीं हैं क्योंकि वैसे ही 10-0 है इंडिया के पलड़े में। जिस तरह की क्रिकेट हम खेलते हैं, आई कांट अंडरस्टैंड देयर आर टू ट्वीट्स। एक तो हर्षा भोगले ने भी किया है और दूसरा विक्रांत गुप्ता ने किया है। आई वे हर्षा भोगले's tweet much heavier than विक्रांत, लेकिन उन्होंने कहा पाकिस्तान जस्ट डूइंग पाकिस्तान थिंग्स। आप ये देखें, आप कैचेस छोड़ेंगे, हालांकि आपने इंडिया को अच्छा पिन डाउन किया, इट वाज अ वेरी फ्लैट विकेट, लेकिन उसके बावजूद आपने उनको 17वें 18वें ओवर तक बहुत अच्छा कंटेन करके रखा। एंड देन सडनली देयर वाज 1 ओवर जहाँ पे ऋचा घोष ने जो है वो 23 रन लूट लिए। एंड देन उसके बाद पाकिस्तान बैटिंग करने आई। पावर प्ले में हम 54 पे 0 थे, हमारी एक खिलाड़ी आउट होती हैं, उसके बाद दूसरी तीसरी चौथी लाइन लग जाती है। आई हैव टू साइड्स द वे आई लुक एट इट। वो ये कि भाई आप जब किसी भी अच्छे प्लेयर के, समृद्धि जैसे प्लेयर्स के कैचेस ड्रॉप करते हो, तो आखिरी ओवर में जहां उसको मौका मिलेगा वो रन्स बनाएंगे एंड दे आर गोइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ इट। आई रियली अंडरस्टैंड कि 18वें ओवर तक आपने उन्हें कैसे कंटेन करके रखा, लेकिन आखिरी 2 ओवरों में उन्हें करना है ना, उन्हें अपना टारगेट सेट करना है ना। Besides, one more thing that I want to add before you put your point forward, और वो ये कि भाई पाकिस्तान के साथ ये हमेशा से मसला रहा है कि when we start losing wicket we get into that pressure where we keep on losing the wickets, and then हमें ये बात पता होनी चाहिए that India is always, like their commentators, their analysts are always going to take advantage of that moment, and जहाँ पर वो दबा सकते हैं पाकिस्तान को, इस तरह के कमेंट्स जो कि हर्षा से आए वो आएंगे, which happens to be true। खिलाड़ियों तक तो कमेंट्री नहीं जाती ना, खिलाड़ियों तक तो उनकी परफॉर्मेंस है। सो द थिंग दैट यू सेड कि आपने स्मृति मंदाना को बहुत पहले आउट कर दिया था, हरमनप्रीत कौर भी आउट हो गई, उनके सारे बिग विक्स आउट हो गए थे, इट वाज ओनली ऋचा घोष सिर्फ वो रह गई थी। और उसमें भी जो 18वां ओवर हुआ है उसमें शी वाज जस्ट एबल टू चर्न अप जस्ट 3 रन्स। तो और उसके बाद 19वें ओवर में जैसे ही पेसर उन्होंने लगाई तस्मिया, ऑल्दो तस्मिया इज अ यंग किड, और उसने शुरुआत में तो बहुत अच्छा किया था, बट अगेन वो आखिरी के ओवर्स में प्रेशर कंटेन नहीं कर सकी। जो उनका ओवर था उसमें उन्होंने 23 रन खाए एंड देन वहाँ से चले, अगर 170 चली भी गया, जब आप 54 रन बना लेती हैं और उसके बाद आपका पहला ही खिलाड़ी आपकी आउट होती हैं, तो उसके बाद भी आपके पास काफ़ी, देयर वाज ओनली 1 प्लेयर मुनीबा जो कि पाकिस्तान की तरफ से सेंचुरियन भी रही हैं, ओनली मुनीबा जिनको जो जहाँ बॉल ग्रिप होकर टर्न हो रहा था वो उसी लाइन पे खेल रही थी। अपार्ट फ्रॉम दैट तकलीफ की बात यह है सादिया कि ये वो तमाम तर फीमेल क्रिकेटर्स हैं जो पिछले 5 साल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग कंसिस्टेंटली पाकिस्तान टीम का पार्ट है। मे इट बी आलिया रियाज, मे इट बी नतालिया, मे इट बी सादिया इकबाल, मे इट बी फातिमा सना तो चले, शी इज़ अ यंग कैप्टन, अ वेरी फायरी वन, बट
द प्रॉब्लम इज़ कि जब आपको ऊपर से ही सपोर्ट नहीं मिलेगी, जब आपके 5 खिलाड़ी आउट हो जाएंगे, आप रन आउट हो रहे हैं ऐसे क्रंच मोमेंट पे। देयर वाज अ टाइम जब आप बल्ले पे बल्ला जो है वो क्रीज में ले जाने में भी रिलक्टेंट हो रही थी, इतने ज़्यादा हार्ड हैंड, इतने ज़्यादा प्रेशर में पाकिस्तान स्केरी टीम आ गई एक्चुअली थी। सबसे ज़्यादा जो था वो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा वो ये था कि कहीं ना कहीं ये प्रेशर दिख रहा था कि जैसे आप पहले से सोच कर आए हुए होते हैं कि यार क्या हम इंडिया से जीत पाएंगे या नहीं। सो आफ्टर गेनिंग इतना अच्छा मोमेंटम बिल्ड करने के बाद, पावर प्ले में अच्छे रन्स बनाने के बाद भी जब पहली विकेट गिरी, दैट फियर स्टार्टेड गेटिंग ऑन देयर नर्व्स, और मेरे ख्याल में वहीं पर वो लूज डाउन था जो हमें नज़र आया, वो मेल्ट डाउन था जो हमें नज़र आया, जो फिर आपको एंड तक नज़र आया और हमें विकेट गिर प्रेशर बिल्ड होता चला गया। एंड आई वॉन्ट टू से इट, ऑल्दो मुझे पता है कि एट व्हाट पॉइंट आप दोनों टीम्स को, यानी पाकिस्तान मेन और पाकिस्तान विमेन टीम को कंपेयर करना नहीं चाहेंगे इस टीम के साथ। ऑब्वियसली उन लोगों का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन बात यह है कि कुछ इसी तरह की गलतियां आपको अपनी मेन टीम करती हुई भी नज़र आती है। एंड आई फेल टू अंडरस्टैंड कि ये वही कोचेस हैं जो आपकी मेंस टीम को आइदर वो मेंटोर कर चुके हैं, आइदर वो उनको एज सेलेक्टर्स रह चुके हैं। एंड आई रियली वांट टू नो कि ये जो नई मेंटोरशिप है वहाब रियाज की, या बाकी जो एक दो और प्लेयर्स जो कि मेन टीम से ऐड हुए हैं, वो क्या फ़ायदा दे पाए हैं इस टीम ये भी को? नए नहीं है, वहाब रियाज, उमैद आसिफ, इनको भी वक्त हो गया है टीम के साथ। सादिया यूसुफ साबिक क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सादिया, यू बिन विद द टीम 10 साल, माशाल्लाह आपका भी करियर बड़ा ज़बरदस्त प्रोलॉन्ग रहा है। हम जब अपने होम पे खेलते हैं, जिम्बाब्वे से अभी हम खेल के गए, उनको हमने हरा दिया, ठीक है, और उसके बाद हम बड़े टूर्नामेंट में जाते हैं और फिर हम पहला मैच इंडिया से हार जाते हैं। मुझे वो वर्ल्ड कप भी याद है जो कि इंडिया में हुआ था, जिसमें पाकिस्तान ने तो इंडिया में जाके नहीं खेला था, लेकिन वहाँ भी पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। हम ऑस्ट्रेलिया को हराते हराते और हार गए। हम इसके अलावा भी इंग्लैंड को भी हमने बड़ा टफ टाइम दिया था। तो हम काफ़ी होपफुल, काफ़ी कॉन्फिडेंट थे कि पाकिस्तान ने पिछले बड़े इवेंट में ऐसी परफॉर्मेंसेज ज़रूर दी हैं कि जिससे होप्स हमारी थी। लेकिन कल के मैच को कैसे सम अप करेंगी? 106 पे सिमट गई पूरी टीम। जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का करम। बात ये है कि हमारा जो है ना, कल का जो अगर आप पूछते हैं तो कल का तो मैच वन साइडेड था। ठीक है, हमारी टीम को जो है इनिंग्स बिल्ड नहीं करनी आती। एक मनीबा है, उसके ऊपर इतना ज्यादा बर्डन है। बाकी जो है वो देखें आप, किसी का भी इतना ज्यादा स्कोर देखें क्या है, आप उनको लेके गए भी। मिडल वो है हमारी ऑलराउंडर हैं, आलिया रियाज है, नतालिया है, और ये परफॉर्मेंस इस लिहाज से तो जीरो है। ठीक है, मुझे सादिया, समझ नहीं आती कि जी जी जी, अच्छा सादिया, देखिए एक चीज़ है, अभी जैसे मैं और फैसल आपस से बात कर रहे थे आपको ज्वाइन करने से पहले, और हम यही कह रहे थे कि वहाब रियाज काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, एक सेट ऑफ मैनेजमेंट है जो इस टीम के साथ अच्छे टाइम से काम करी है। और जैसे आलिया का जिक्र किया आपने, सादिया का जिक्र किया, ये वो प्लेयर्स हैं जो कंसिस्टेंटली टीम का हिस्सा हैं। फिर क्या वजह होती है कि आपको एकदम से पूरी टीम गिरती हुई नजर आ जाती है? चले हम छोड़ देते हैं, बैटिंग को भी हम डिस्कस करेंगे इंडिया की, लेकिन हम पाकिस्तानी बैटिंग को अगर डिस्कस करते हैं, इतना अच्छा स्टार्ट, इतना अच्छा पावर प्ले, फिर एक विकेट गिरती है और सब गिरती चली जाती है, ऐसा क्या? हमें अच्छा स्टार्ट मिलता है ना, क्योंकि हम लोग भी बैठे हुए होते, डगआउट में बैठे हुए होते थे, तो हमें अच्छा स्टार्ट कहीं से मिल जाता है ना। तो हमारी पिछली वाली टीम में कहीं ना कहीं थी, नैन आब्दी थी, बिस्मा मारूफ थी, सना मीर थी, ये बड़े प्लेयर थे हमारे टाइम पे ना। तो हमें फिर भी कहीं ना कहीं होता था कि भाई कुछ ना कुछ कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है ना, ये बहुत बड़ा क्लैप्स है हमारे मिडल ऑर्डर्स में। हमारा मिडल अच्छा। ऑर्डर बिल्कुल फ्लॉप है। कल आप देखें, बिल्कुल फ्लॉप है हमारा मिडल ऑर्डर गया। अच्छा स्टार्ट कर लेना, अच्छा स्टार्ट के बाद तो मसला ही नहीं होना चाहिए ना, मिडल ऑर्डर को मसला नहीं होना चाहिए। हमारा मसला ही सिर्फ मिडल ऑर्डर है। और सादिया, मैं अगर आप डिसमिसल्स भी देखें सारी लड़कियों के, तो सिवाय मुनीबा के जो कि रन आउट हो गई, खैर वो भी एक इतना सेट होने के बाद भी कोई बैट्समैन रन आउट हो जाए तो ये भी एक क्राइम है। लेकिन गुल फिरोज़ा देख लें आप, इवन सायरा जबीन का मैंने डिसमिसल देखा, एक टर्न होते हुए बॉल को जो बाहर टर्न हो रहा है, आप उसको लेग स्लाइड खेलने की कोशिश करेंगी तो जाहिर सी बात है एज लग के वो कैच ही होगा। इसी तरह नतालिया भी जब क्रीज पे आई हैं तो कोई गेम प्लान नहीं था जहन में, कोई सेट प्लान नहीं था, वो सिर्फ बाहर निकल के वो मारी जा रही थी। तो ये क्या है मामला ये? जी फैसल भाई, तो सारा जबी है, ये अभी न्यू लड़की है बिल्कुल। ठीक है, इसको हम इतना नहीं कह सकते, उसका एक्सपीरियंस बाकियों से बहुत कम है। जो ज्यादातर मसला है ना, जैसे गुलफरोज है, वो काफी टाइम से खेल रही है टीम के साथ, मैं उसको देखती हुई आ रही हूँ।
उसके बाद नतालिया बहुत लंबे अरसे से मेरे टाइम से खेलती हुई आ रही है। ये और आलिया रियाज, ये मेरे टाइम की खेलती हुई आ रही है। मुझे समझ नहीं आता कि सना फातिमा को कल नतालिया से नीचे क्यों भेजा गया, क्योंकि सना फातिमा की तो फॉर्म लगी हुई थी। ठीक है, आपको नतालिया से उसको ऊपर भेजना चाहिए था। जो नतालिया है, उसने क्या कर दिया आके पहले। हमें ये गिले और शिकवे जो है ये नतालिया से है, आलिया से है, आयशा जफर से है। आयशा जफर का बहुत लंबा कैरियर है, वो मेरे टाइम से खेलती हुई आ रही है। तो सादिया ठीक है, ये बताइएगा कि ये किसका डिसीजन है? क्या ये कैप्टन का डिसीजन होगा या ये कोच का डिसीजन होगा कि सना को इस नंबर पे भेजना नहीं चाहिए था, नीचे भेजना चाहिए था? ये डिसीजन का तो देखें, मुझे नहीं आइडिया कि किसका डिसीजन है, क्योंकि मेरी इतनी वो है ही नहीं ना इनके अंदर बादशाह या मैं पूछ सकूं कि किसका डिसीजन था। लेकिन जिसका भी डिसीजन था, गलत डिसीजन था। अच्छा, जो वैसे सादिया आपने भी सना मीर और नैन और दीगर के साथ खेला हुआ है। इंडिया के साथ जब भी खेलते हैं हम, तो क्या इशू होता है? हम प्रेशर में आ जाते हैं या खामखा का? क्योंकि कल की 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ऐसी थी। हाँ, हरमनप्रीत कौर ने कहा हमारे लिए तो बस एक नॉर्मल मैच है, फातिमा सना ने कहा नहीं जी प्रेशर असल मैच है। असल बात ये है कि इंडिया से हम नहीं घबराते। हम टोटल ही जब हमें इंटरनेशनल बड़ी टीमों के साथ खेलना पड़ता है तो हम टोटली घबरा जाते हैं। अभी आप ये देखें, पर हम जिम्बाब्वे के साथ क्यों नहीं घबराए? और सही। उससे पहले ठीक है, साउथ अफ्रीका भी आई थी पाकिस्तान, तो हमने पिचेस फिर साउथ अफ्रीका वैसी भी आई बनाई है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह के। अपनी कंडीशन देखें, देखें भाई, अपनी कंडीशन कुछ लोग होते हैं जब जैसे बड़ी टीम में है वो जरा इजी भी ले जाती हैं। ठीक है, नो डाउट उन्होंने साउथ अफ्रीका के साथ भी अच्छी क्रिकेट खेली है, हमें इस चीज की खुशी है। आपने जिम्बाब्वे के साथ भी अच्छा खेला, हमें इस चीज की खुशी है, क्योंकि हमें उम्मीदें बहाल हो जाती हैं कि नहीं इंशाल्लाह वर्ल्ड कप आ रहा है, अच्छा खेलेंगी। लेकिन जब ये वापस हमें मुंह की खानी पड़ती है तो फिर इससे अफसोस भी अच्छा, होता है मुझे एक कि और नहीं चीज़ ऐसी। बताएं सादिया यूसुफ कि आप टीम का इतना अरसा साथ रही हैं। हमारी जो फील्डिंग साइड है वो पिछले सालों से कदरे बेहतर हुई तो है, लेकिन अभी भी जब आप इतने बड़े क्रंच मोमेंट में 4 कैचेस छोड़ेंगी, और वो भी ऐसे कि 2 तो कैचेस ऐसे थे कि बाउंड्री पे छक्का हो गया। वो हम फील्डिंग यूनिट नहीं है अच्छे, हम प्रैक्टिस नहीं कराते लड़कियों को। पर हमारी जो है ना फील्डिंग यूनिट अच्छी थी, लेकिन आज कल रात जो मैंने देखा, आलिया रियाज ने कैच छोड़ दिया, हम्म, लॉलीपॉप कैच छोड़ दिया। और वो देखे, वो उस टाइम जो स्मृति थी वो तकरीबन तकरीबन वो खेल रही थी 28 पे खेल हाँ रही थी, हाँ उसके बाद उसने 58 की है। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस था हमारे लिए। अगर हम उसको ग्रैब कर लेते तो उनका तो बैकबोन ही वो है स्मृति। राइट, लेकिन वो ठीक है, वाला सवाल बड़े जो प्लेयर। फैसल कर रहे हैं कि हमारी फील्डिंग की ट्रेनिंग में मसला कहाँ आ रहा है, क्या मसला है? विद योर एक्सपीरियंस बताएं हमें ज़रा। मसला यही है कि लड़कियां जो है उसको ग्राउंड में कर नहीं पा रही। वैसे तो मैंने इनके सेशन देखे हुए हैं, इनके आते रहते हैं ना, तो सेशन मैंने देखे हैं, उसमें अच्छी फील्डिंग करा रहे होते हैं। कोचिज का मसला ये है कि वो तो बेचारे करवा सकते हैं ना, उनका काम है करवाना। आगे जो मैं इन्होंने करने हैं अंदर ग्राउंड में उनके साथ नहीं जा सकते। करना इन्होंने खुद दिया, अपने आप को मैनेज करना है। कुछ गलत हो रहा है उसको भी मैनेज ग्राउंड में प्लेयर ने खुद करना होता सादिया, है। हम पिछले कुछ अरसे से ठीक है ये देख रहे हैं कि चाहे वो मेंस टीम हो या वुमेन्स टीम हो या इवन शाइन्स भी हो, जी हम अपने जी होम ग्राउंड का फ़ायदा उठाना सबको चाहिए और होना भी चाहिए ये। लेकिन हम यहाँ पे बी सी टीमों को बुला के जी तो उनके हम जीत जाते हैं, और बड़ी टीमें जब उनके खिलाफ जब हम आईसीसी टूर्नामेंट्स खेलते हैं तो फिर हम अल्लाह वास्ते अल्लाह आसरे बारिश हो जाए, ये हार जाए वो हार जाए, उस पर आ जाते हैं। वुमेन्स टीम के साथ भी आपको यही मसला लगता है? फैसल भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो है ना जैसे इंग्लैंड हो गया, तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, इसके साथ हमारी जो ट्रॉफी वो जो चलती है, वो साल में जो हमने खेलना होता है क्वालिफायर्स राउंड के बाद, जो हमने बड़ी टीमों के साथ खेलना है, हम एक दफा ही खेलते हैं। ये सीरीज आ गई, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, न्यूजीलैंड जा रहे हैं, ये जीत गए हार गए कोई इशू नहीं, अगला टूर आ जाएगा। हमारे ये बड़ी टीमों के साथ जो है ना, ये हमारे मैचेस कम है। हम सही। लोग, हमें अब देखो ना, जिम्बाब्वे को हमें बुलाने का क्या फायदा हुआ? पता कोई नहीं। फायदा नहीं हुआ हमें। ठीक है, अब हम इसको बुला लें, अब तो बांग्लादेश भी हमें आगे पीछे आगे नहीं आने देता। अब आप देखें, आज जी। स्कॉटलैंड से हार गए आप, ये देखें हमें इसका क्या फायदा हुआ? हम्म। जी, ठीक है सादिया, बहुत ठीक है शुक्रिया। हमारे। एब्सोल्युटली, जी बहुत जी शुक्रिया। ठीक ये है। वही मसाइल मतलब हैं सादिया जो हम अपनी मेंस टीम के साथ भी देते हैं। जब हम बहुत सारे मैचेस हार जाते हैं तो हम कहते हैं कि जी हमारी बायलैटरल सीरीज उनके साथ है ही नहीं थी, और नहीं होती तो बीसी टीम के साथ खेल कर आप क्या ही कर पाएंगे। वाल लेते हैं एक ब्रेक, स्टे विद अस।
वेलकम बैक अगेन। और अब एक ऐसे वाक़े का जिक्र करने जा रहे हैं जिस पर जितना अफसोस किया जाए वो कम है। मैं बात कर रही हूँ ऑस्ट्रेलिया से आई फैमिली पर। सीसीडी ने क़यामत ढाई जब डाकुओं के साथ मुकाबले में संगीन गफलत सामने आ गई। सीसीडी ने कवायद के ख़िलाफ़ एक गाड़ी के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दी और बाद में पता चला कि जिस गाड़ी को वो समझ रहे थे कि वो डाकुओं की गाड़ी है, वो एक्चुअली एक शहरी की गाड़ी थी जो कि ऑस्ट्रेलिया से वापस आए थे। पुलिस ने नामजद सीसीडी एहलकार के ख़िलाफ़ कत्ल की दफ़ा जो है शामिल कर ली है। इब्तदाई तौर पर यह मुकदमा कत्ल ख़ता के तहत दर्ज किया गया था। जी हाँ, तो हम ज़रा बात कर लेते हैं। महबूब हुसैन सागर हमारे नुमाइंदे शकवाल से एक बार फिर मौजूद हैं। महबूब, ज़रा बताएं अब तक की तमाम तो डेवलपमेंट, क्या सामने चीज़ें आई है? कत्ल ख़ता का मुकदमा दर्ज किया गया है? जी, इस वाक़े के मुताबिक कल सीसीडी पंजाब के सरबराह जो है ज़फ़र साहब मुकाफ़ी उनसे हमारी ताज़ीब भी की है। इसके अलावा उन्होंने ये यकीन दहानी कराई है कि जो इस सरकार के फॉलोवर है उनके खिलाफ बाकी जो की कार्रवाई की जाएगी। तो उससे जो मुताल्लिक़ा जो ख़ानदान है उन्होंने देखिए इत्मीनान का इज़हार किया। तो इससे ये एक अच्छा तासुर मिल रहा है कि दूसरी की जो एसोसिएट और जो दूसरे सरकार पुलिस है वो सारी अनगोल है इस मामले में, और इसको बड़ी इंसाफ अदा से हम्म। जी। अच्छा महबूब, ये मुझे बताइए कि कुछ इस वाक़े के गिर्द ना बहुत सारी चमगोइयाँ घूम रही हैं कि शक की बुनियाद पे ऐसा हुआ और जो ड्राइव कर रहे थे इस आपकी गाड़ी आवाज़ को। जी जी ये बात नहीं आ रही है। जी, अब आपको आवाज़ आ रही है? जी, जी, आवाज़ आ अच्छा, रही है। महबूब मुझे ये बताइए कि इस वाक़े के गिर्द बहुत सारी चमगोइयाँ भी बाज़गश्त कर रही हैं कि इस गाड़ी पे इसलिए फ़ायर किया क्योंकि इन्होंने रुकने का इशारा नहीं समझा और वो तेज़ भगाते चले गए। वो अंदर से समझे कि डाकू उनका पीछा ही करते आ रहे हैं, जबकि पीछे सीसीडी एहलकार थे। तो ऐसे में जब को गाड़ी ना रुक रही हो तो सीसीडी एहलकारों को हिदायत क्या हैं? वो कहाँ निशाना बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं? ऑल्दो ये मूविंग टारगेट था लेकिन टायर पे मारी जा सकती थी, ज़रा इस हवाले से बताइए। जी, फैसल भाई ये बहुत ही अहम आपने ये उनकी तरबियत के ऊपर ये बहुत क्या इस चीज़ की ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि सब ऐसा और इसने ना कई सवालियत एक दफ़ा फिर से उठा दिए हैं। सीसीडी की मुकम्मल तौर पर जो एक्ट है किसी भी मुजरिम को पकड़ने के लिए उसके साथ बिहेवियर क्या होना चाहिए, इससे पहले भी उनकी एग्रेशन के खासी जो है शिकायत सामने आती रही है कि हमारी जो सीसीडी है उसका रवैया बहुत ही एग्रेसिव होता है। ऐसे में शक की बुनियाद पर भी जिन लोगों को गिरफ्त में लिया जाता है उनके साथ बर्ताव बहुत बुरा रखा जाता है और ख़ास तौर पर इनकाउंटर्स के लिए माजरत के साथ बहुत ज़्यादा सीसीडी को बदनाम किया जाता है, कई इल्ज़ामात भी लगाए जाते हैं और इस वाक़े के बाद वो सारे सवालात दोबारा से रिपीट होने लगे। चलिए इस वाक़े पे हम नज़र रखेंगे जैसे जैसे चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं। हम एक ब्रेक ले रहे हैं छोटी सी और मज़ीद बात भी करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक अगेन। तो जनाब अब वक्त आ गया है कि ज़रा मौसम की बात कर ली जाए क्योंकि मौसम है शदीद गर्म। ख़ास करके सिंध की अगर बात करें तो शहरों में पारा जो है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा रहा है और जहां 35-36 है वहां पर भी 53 तक फील्स लाइक है। शहीद बेनज़ीराबाद और दादू में दर्जा हरारत 51 डिग्री को छू गया और लाड़काना, जेकबाबाद और फिर सकरंड में भी शदीद गर्मी पड़ी है। अच्छा, कराची में दर्जा हरारत जो है वो रिकॉर्ड तो किया गया 40, लेकिन हवा में नमी के बुलंद तनासुब ने शहरियों के लिए हब्स और गर्मी को मज़ीद अज़ियतनाक बनाया और महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में शदीद दबाव का निज़ाम कमज़ोर पड़ने से कराची में दर्जा हरारत में कुछ कमी मुतवक्किल ज़रूर है। मुल्क के दीगर हिस्सों में क्या सूरत हाल रहेगी, बात कर लेते हैं। तर्जुमान महकमा मौसमियात अब हमारे साथ मौजूद हैं। अंजुम साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो अंजुम साहब, इस वक्त हर कराची वाला आसमान की तरफ देख के दुआ कर रहा है, गुजारिश कर रहा है कि किसी तरीके से रिलीफ मिले बारिशों वगैरह का। तो क्या हुक्म है कराची के लिए, आने वाले दिनों में गर्मी ऐसे ही रहेगी या फिर कुछ है इम्कान बारिश का? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। देखें, कराची का मौसम जो है वो लास्ट डे से काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। अब समंदरी हवाएं भी काफ़ी पेस के साथ चल रही हैं। स्काई पे क्लाउड कवर भी ऑलमोस्ट जो है वो
इस वीक के दौरान जो है वो 50 से लेकर 80% तक रहेगा। कल भी रात गए कुछ मुकामात पर हल्की बूंदाबांदी हुई है और ये सिलसिला आने वाले दिनों के दौरान भी जारी रह सकता है कि चंद मुकामात पर जहां क्लाउड डेंस होंगे तो कोई हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है रात गए या अलग सुबह के औकात में। सिंध के वेदर की आपने बात की तो सिंध के वेदर जो टेम्परेचर हैं वो अब पिछले 2 दिन से सबसाइड हो चुके हैं, अपने नॉर्मल पेस में आ गए हैं, बल्कि कई जगह पर तो जो है वो एवरेज से भी कम चल रहे हैं और ये सिलसिला भी आने वाले दिनों में जारी रहेगा। और आने वाले दिनों में 16 या 17 तारीख के दौरान जो सखर और उससे मुल्हिका जो शुमाली सिंध के अजला हैं वहाँ पर आंधी गरज चमक के साथ कुछ बारिश हो सकती है। अच्छा, दैट्स अ गुड न्यूज़। चले, ये बहुत अच्छी बात होगी। ये बताइएगा कि कराची के लिए और बाकी जो इसके अलावा पंजाब वगैरह के लिए भी अगर हम बात करें, बलूचिस्तान के लिए भी बारिशों का कब इम्कान है? देखिए, पाकिस्तान के बलाई इलाकों में तो मगरिबी हवाओं के सिलसिले जो हैं वो बैक टू बैक इम्पैक्ट दे रहे हैं और कई मुकामात पर कभी हल्की कभी तेज़ बारिश हो रही है और ये सिलसिला आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। अभी मानसून के आने में टाइम है। फिल वक्त जो है वो मगरिबी हवाओं के सिलसिले, खैर बलूचिस्तान में तो फिल वक्त बारिश कहीं भी नहीं हो रही, ना कुछ इम्कानात नज़र आ रहे हैं। सदरन पंजाब, अपर सिंध, जैसा मैंने आपको बताया 16-17 तारीख को इस दौरान सिब्बी और उसके गिरदोनवा में भी बारिश हो सकती है। लाइकवाइज जो है वो केपी के इलाकों में और सेंट्रल पंजाब के इलाकों में बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। और पिंडी इस्लामाबाद रीजन की भी बताते जाइएगा, क्योंकि गुज़िश्ता हफ्ता जो है पिंडी का वो तो क़यामत बरस रही थी, वहाँ पे शदीद गर्मी थी, थपेड़े थे गर्म हवाओं के। तो इस हफ्ते क्या रहने की उम्मीद है? जी देखिए, मोस्टली जो वो एक हीट वेव का स्पेल था वो ओवर हो चुका है पाकिस्तान भर से। अब मगरिबी हवाओं की ट्रफ जो है वो ऑलरेडी जो है मुल्क के कुछ इलाकों को मुतासर कर रही है, तो अब टेम्परेचर काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुके हैं, इंक्लूडिंग इस्लामाबाद, ऑल ओवर पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया। अंजुम नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद थे और मौसम की समय आगाह कर रहे थे। मौसम की बात करें तो सियासी मौसम जो है बिल्कुल भी नीचे नहीं आ रहा है। MQM पाकिस्तान में क़यादत के मामले पे खुल के मामला जो है वो सामने आए हैं, इख्तलाफात, और मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के दरमियान बयानबाजी जो है उसने पार्टी की अंदरूनी इख्तलाफात को अब नई शिद्दत दे दी है। बिल्कुल, मुस्तफ़ा कमाल साहब का ये कहना है कि मकबूल साहब जो है, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो हैं वो एक्सटेंशन मांगना चाहते हैं। मुख्तसर में बता देती हूँ कि वो ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाना चाहते और ये खुली खिलाफ वर्जी है इलेक्शन कमीशन के अहकामात और उनके रूल्स के लिहाज से अगर बात की जाए। और वो ये समझते हैं कि अगर मकबूलियत की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा मकबूल वो ही हैं। तो इसी पर बात कर लेते हैं कि वो मकबूल है या नहीं है और क्या MQM का फ्यूचर नज़र आता है। हमारे साथ नादिया मिर्ज़ा साहिबा मौजूद हैं, पर्सन है बोल न्यूज़ के लिए और तज्ज़ियाकार। नादिया, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मेरे ख्याल में तो ये पहले से ही अंदरूनी मामला थे, लेकिन चूँकि कुछ खालिद साहब को जो है वो अच्छी पोस्ट मिल गई थी और मुस्तफ़ा कमाल साहब मेरे ख्याल में वफाक के साथ मिल गए थे, तो थोड़ा टाइम बिजी हो गए। अब ये जो बयानात अब सामने आ रहे हैं, क्या समझती हैं? एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी आपने उनका लिया इस मामले पर, क्या तज्जिया है आपका MQM की अंदरूनी सूरत हाल पर? देखिए, मुस्तफ़ा कमाल साहब को जब से हम जानते हैं ना, वो एंग्री यंग मैन के तस्वुर पर पूरा उतरते हैं। अब मामला सिर्फ ये नहीं है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं हो रहे और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब चेयरमैन बने हुए। आपको याद होगा जिस तरह मुस्तफ़ा कमाल साहब का कमबैक हुआ था और उस वो रख के इस MQM को, क्योंकि उन्होंने अपनी PSP बना ली थी, तनकीद का निशाना बनाते थे, उस वक्त उन्होंने खालिद मकबूल सिद्दीकी पर बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ाम लगाए थे। और वो इल्ज़ाम कुछ यूँ थे कि ये भारत में चले गए थे, वहाँ जाके उन्होंने पासपोर्ट फाड़ दिया था और फिर ये आए तो वो रॉ का एजेंट, उससे बड़ी टर्म यूज़ होती थी MQM के ख़िलाफ़ और MQM पर तनकीद करने की। तो ये मामला तब से हैं। जब आप किसी पे इतने संगीन किस्म के इल्ज़ाम लगाते हैं तो मसलहतन लोग उस पर खामोश तो हो जाते हैं या खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं दिलों में रहते हैं। अब जब PSP और MQM का दोबारा से मर्जर हुआ तो वो सारी चीज़ें जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ की गई थी वो दिलों में यकीनन थी। और मसला यहाँ पर यह है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब बड़े धीमे मिजाज के हैं, लेकिन उनका एक अपना मिजाज है, वो बात कम करते हैं लेकिन काम कर जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पार्टी के अंदर से मसला ये इस वक्त नहीं है कि सिर्फ इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो, बहुत सारे इश्यूज़ को लेकर मामला है जिसमें कामरान टिसोरी साहब का भी एक मामला है।
जिसको फारूक सत्तार साहब जो है वो बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि कामरान टिसोरी की वापसी हो। खालिद मकबूल फारूक सत्तार साहब खालिद मकबूल सिद्दीकी के कैंप के हैं, लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी मैं ये भी बता दूं कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जब कामरान टिसोरी के जाने का मामला हुआ, जब उनको हटाने का मामला हुआ, तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ऑन बोर्ड थे। अब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का मसला है कि वो फारूक सत्तार को भी ना नहीं कह सकते और दूसरों को भी ना नहीं कह सकते। तो मामला इस वक्त इंतहाई गंभीर है और ये मामला अब यहाँ पर रुकेगा नहीं, ये मामला आगे चल पड़ा है। अब देखना ये है कि एमक्यूएम में किसकी कुर्बानी होती है। आज अगर इलेक्शन एमक्यूएम के अंदर करा दिए जाएंगे तो इसका कवी इम्कान है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब चेयरमैन बन जाए, इसलिए अंदरूनी यही है। आज जब हमने मुस्तफ़ा कमाल साहब का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया उसमें भी वो ये कह रहे थे और उनकी ये बात काफ़ी हद तक ठीक है कि अगर आज इलेक्शन हो जाते हैं तो उनका पलड़ा भारी है। उनका पलड़ा भारी है। अच्छा, मुस्तफ़ा कमाल ने नादे ये भी एतराज़ उठाया कि पार्टी चेयरमैन के लिए खालिद मकबूल खुद जाकर एक्सटेंशन ले लेते और ख़ुद भी पार्टी चेयरमैन का इलेक्शन लड़ने की बात भी की है। अब ये एतराज़ जो उन्होंने किया है इस पर आपका मैं मौक़िफ़ ज़रूर जानना चाहूँगा। देखिए, एतराज़ तो मुस्तफ़ा कमाल साहब का ये बिल्कुल दुरुस्त है कि पार्टी के अंदर इलेक्शन नहीं हो रहे या इलेक्शन डिले हो रहे हैं या खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जाके एक्सटेंशन ले रहे हैं। लेकिन देखिए, ये मामला सिर्फ एमक्यूएम का नहीं है। माँ सिवाय जमात इस्लामी के किस जमात में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होते हैं और अगर होते हैं तो किस तरीके से होते हैं। कोई कॉन्टेस्ट भी नहीं करता। अगर सदारत मियाँ शबाशी साहब के पास जानी होती है तो कौन कॉन्टेस्ट करता है, वापस आ जाती है। वो सलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह वाली कहानी है कि कभी नवाज शरीफ बन जाते हैं, नवाज शरीफ तो शबाज शरीफ बन जाते हैं, लेकिन सदारत ख़ानदान से बाहर नहीं जाती। लाइक वाइज पीपल्स पार्टी, अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खड़े हो जाते हैं, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, तो क्या पार्टी चेयरमैन के लिए, तो क्या उनके दाएँ बाएँ पार्टी से कोई खड़ा हो सकता है? यकीनन नहीं हो सकता। तो खाना पूरी हो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पर, जमातों के नाम पर, जमातों के अंदर। लेकिन अगर ये इश्यूज, लेकिन ये तो नादिया चले हमने खानदानी पार्टीज का, पीपल्स पार्टी का जिक्र कर लिया या नून लीग का जिक्र कर लिया, एमक्यूएम तो थोड़ी डिफरेंट पार्टी रही है ना। अब आपको क्या लगता है, मुस्तफ़ा कमाल को गैर कानूनी कारकुन कहा है खालिद मकबूल ने, ये भी कहा जो तंजीम छोड़ गया है उसकी रुकनियत ख़त्म होनी चाहिए, तो ऐसे में क्या कानूनी नुक्ता है फिर इस बात पर, जबकि पार्टी के कई कारकुनान भी दूसरी जमातों में जाकर वापस एमक्यूएम पाकिस्तान में वापस आए। आई मीन देयर इज अ लॉट, पीएसपी, एमक्यूएम पाकिस्तान, एमक्यूएम, क्या फ्यूचर है फिर मुस्तफ़ा कमाल का भी? देखिए, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब अब कह रहे हैं कि जी वो गैर कानूनी कारकुन है, तो ये बातें आपको अब याद क्यों आई हैं? जब आपका मर्जर हुआ था पीएसपी 2023 में एमक्यूएम के साथ मिली और ना से मिली, मर्जर हो गया, आपने पीएसपी ख़त्म कर दी, आपने उनको अपनी पार्टी के अंदर ले लिया, फिर आपने उनको पार्टी का ओहदा भी दे दिया, फिर आपने उनको गले से भी लगा लिया, फिर आपने उनको उन्होंने इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट किया, वो असेंबलीज भी पहुँचे। तो फिर मेरा ख्याल है कि फिर तो ये बातें एक्चुअली तब खुलती हैं जब आपस में शदीद किस्म के किसी और मामला पे इख्तिलाफात शदीद किस्म के हो जाते हैं और ये इख्तिलाफात हो चुके हैं। तो अब इस मौके पे आके ये कहना कि जी वो गैर कानूनी कारकुन है, वो तो पार्टी छोड़ गए थे, तो जनाब आपने उनको फिर पार्टी में लिया क्यों था? और अगर लिया था और अगर किसी के दबाव में लिया था और अगर किसी के कहने में लिया था तो वो भी बताइए और अपनी गलती तस्लीम कीजिए और बड़ेपन का मुजाहरा कीजिए, बताइए खुलकर कि उस वक्त फिर आपने क्यों किया था। तो और दूसरी बात यह है कि सिर्फ मुस्तफ़ा कमाल साहब पार्टी थे 13 साल या शायद उससे भी ज़्यादा खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी एमक्यूएम से गायब थे, अमेरिका में वो मुकीम थे और इसी कॉन्टेस्ट में मुस्तफ़ा कमाल साहब ये इल्ज़ाम लगाते थे कि वो भारत चले गए थे, उन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट फाड़ दिया था। ऑल राइट, और इस बीच में नादिया एक और इंकशाफ ये भी सामने आया कि कामरान टिसोरी का मामला जो है ना वो तो आता ही है मीडिया पे, मंजर यहाँ पे। मुस्तफ़ा कमाल ये कहते हैं कि इस मौजू पर सेंट्रल कमेटी में अब तक कोई मीटिंग नहीं हुई है, तो क्या गवर्नर सिंध का मामला सिर्फ सियासी पॉइंट स्टोरिंग के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था या फिर वाकई कामरान टिसोरी के दोबारा गवर्नर सिंध बनने के कोई चांसेस वगैरह हैं? देखिए, कामरान टिसोरी साहब का जो मामला है ना वो मामला तब से शुरू हुआ जब फारूक सत्तार साहब का हमने इंटरव्यू किया और मैंने इंटरव्यू किया बोल न्यूज़ पर, और फारूक सत्तार साहब ने उसमें कहा कि एनएफसी आता है आए, मेरी बला से 28वीं आईनी तरमीम होती है हो, कामरान टिसोरी की वापसी हमारी रेड लाइन है। थोड़ा सा फिर मैं आपको माजी में लेके जाऊंगी। कामरान टिसोरी और फारूक सत्तार का नेक्सस शुरू से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा। अब उसकी डेथ में मैं नहीं जाती कि उसकी असल वजह क्या थी। बहुत सारे लोग
बहुत सारी बातें, इन्वेस्टमेंट, ATM, ये वो करते रहे, लेकिन मैं फ़िलहाल उस बहस में नहीं पड़ रही। और आपको ये भी शायद याद होगा कि जब कामरान टिसोरी साहब MQM में आए थे तो उससे भी बड़े एतराज़ात उठे थे, और जब फारूक सत्तार साहब MQM से निकल गए थे, पुरानी बातें हैं, किसी को याद हो तो वो शायद ज़रूर इंडोर्स करेगा, पार्टी तकरीबन उन्होंने छोड़ दी थी और अलग अलग तकरीरें करते थे। उससे भी कामरान टिसोरी साहब फारूक सत्तार के साथ नज़र आते थे, और MQM ये समझती थी कि कामरान टिसोरी साहब पार्टी को हाईजैक करने आए हैं या एक पैराशूटर के तौर पर आए हैं, यहाँ पे किसी पैरा ट्रूपर की बेसिकली गुंजाइश नहीं है। तो इस वजह से MQM के अंदर कामरान टिसोरी साहब की उस तरह से गुंजाइश नहीं थी, लेकिन बहरहाल मामला जो है वो बाला ही बाला तय हुए, और उसके बाद कामरान टिसोरी साहब की वापसी भी हुई, कामरान टिसोरी साहब गवर्नर भी बने। फारूक सत्तार साहब ने जब हमारे प्रोग्राम में ये बात की तो फिर ये बात निकली, और ये बात मुस्तफ़ा कमाल साहब जाहिर है सब तक पहुंची। और ऐसे में बार बार नादिया जहन में यही बात आती है कि एक वो पार्टी जो कि कराची में सूरत हाल को बेहतर करने के दावे कर रही है और अपना स्टेक बताती है, जब उसके अंदरूनी मामलात होंगे, ऐसे में जब कराची को उसकी बहुत ज़रूरी है, तो फिर फ्यूचर क्या है इस पार्टी का? वेल, यहाँ पर हमें लेना है एक ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे। ब्रिंगिंग नेशंस टुगेदर। पाकिस्तान में इस तरह के बहुत सारे मनाजिर हम देखते हैं जहाँ पे खेल से मोहब्बत का इजहार लोग मुख्तलिफ तरीके से करते हैं। फीफा वर्ल्ड कप तो जारी है और उससे मोहब्बत का इजहार ज़िला गडानी के जो समीर शौकत हैं वो बड़े खूबसूरत अंदाज से करते हैं। अगर हम दिखा सकें आपको कि गडानी की साहिल पे रेत पे वो किस तरीके से ज़बरदस्त नूडल्स बनाते हैं, वाह ज़बरदस्त। वैसे तो ये साहिल कौन सा वाला है, मैं यहाँ पे जाऊँगा, दैट्स ये साहिल इटसेल्फ बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन खैर अभी उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे आफ्टर द शो, बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ द इंटरेस्ट, बट आवर बिगर इंटरेस्ट राइट नाउ इज़ वर्ल्ड कप। और समीर शौकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सैंड आर्टिस्ट, उनसे बात करते हैं और उनकी इंस्पिरेशन फॉर द वर्ल्ड कप एंड ऑब्वियसली सैंड आर्ट की जान लेते हैं। समीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, सुबह बखैर, कैसे हैं आप? बताइएगा ज़रा हमें इस सैंड आर्ट के बारे में जो कि आपने इंस्पायर होके वर्ल्ड कप से बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये सैंड आर्ट हम काफ़ी टाइम से बनाते आ रहे हैं और इस दफ़ा हमने फीफा वर्ल्ड कप का सैंड आर्ट पोर्ट्रेट बनाया, जो कि पूरी दुनिया में शायकीन मौजूद हैं, उनको हमने ट्रिब्यूट पेश किया। और इससे पहले आप कौन कौन से मज़ीद इस तरह के आर्ट बना चुके हैं, अगर आप हमें बता सकें? अगर स्पोर्ट के हवाले से बात की जाए, मैंने नेमार जूनियर का सैंड आर्ट पोर्ट्रेट बनाया, बल्कि उन्होंने इंस्टाग्राम पे मेरे पोस्ट पे लाइक भी किया था। और इसके अलावा जी मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब है जी, उनका बनाया, और वो मुझे जो है फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में मेरे साथ कोलैबोरेशन भी कर चुके हैं, और इसके अलावा वो मुझे फॉलो भी करते हैं इंस्टाग्राम पे। मैन सिटी, वाह क्या बात है। तो कभी बुलाया उन्होंने कि आए आप इधर भी आके ज़रा करें? नहीं, अभी तक हमें ऐसा कोई इनविटेशन नहीं मिली। बाकी लास्ट टाइम मुझे किसी दोस्त ने इनवाइट किया था कतर में, तो हमने ये सैंड आर्ट कतर में भी बनाया। अरे वाह, कतर में आपने क्या बनाया? कतर में यूनुस दारो जो एक कंटेंट क्रिएटर है, उनका हमने सैंड आर्ट पोर्ट्रेट बनाया। उन्होंने हमें इनवाइट किया था, तो सारा एक्सपेंस वगैरह उन्होंने कवर किया, तो हमने उनका आर्ट जो है वहीं पे बनाया। उसके 20 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट होने पे। ठीक, तो सभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ऑब्वियसली जाहिर है आप एक आर्टिस्ट हैं, आप दीगर और म्यूरल्स वगैरह भी बनाते होंगे, लेकिन मुझे आपका इंटरेस्ट टुवर्ड्स फुटबॉल ज़्यादा लग रहा है। अभी चूंकि फुटबॉल का दौर है तो मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैंने सोचा मैं आपसे पूछ लूँ, वैसे आपकी पर्सनल फेवरेट टीम कौन सी है इस वर्ल्ड कप के लिए? मेरी पर्सनल फेवरेट टीम है पुर्तगाल, क्योंकि मैं रोनाल्डो को बचपन से देखते आ रहा हूँ और वो मेरे एज ए इंस्पायरेशन है, तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ऑब्वियसली वो बहुत ही बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी है पूरी दुनिया में, तो उसकी फैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा है। और हमने लास्ट टाइम रोनाल्डो का भी सैंड आर्ट पोर्ट्रेट बनाया, जबकि मैंने अपने मोहल्ले में जितने भी बच्चे हैं उनको अल नसर का किट पहनाया, जिसमें पीछे सारा सबका जो है नाम रोनाल्डो रखा था। समीर, तो उसका सबसे मुश्किल अब तक का आपका कौन सा रहा है? सबसे मुश्किल किस चीज़ को बनाने में आई आपको? अच्छा, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो ये बताइएगा सबसे मुश्किल कौन सा आर्ट बनाने में आपको लगा, और कितने लोगों की टीम है आपकी, कितने अरसे में आप ये एक म्यूरल बना लेते हैं?
ये हमारी टीम का नाम है राशिदी आर्टिस्ट कडानी। हमारी टीम में टोटल 6 मेंबर हैं। एडमिन है मेरा भाई जबीला और बाकी मेंबर है समीर शौकत, समीर खुर्शद, कबीर अकबर, वहीद हनीफ और वकार शामिल है। और ये हम तकरीबन 4-5 साल से करते आ रहे हैं। अभी हमें जो है हम 2-3 घंटे में बना लेते हैं। पहले ऐसा था कि हमारा पूरा दिन जाता था, लेकिन ये स्केच तैयार नहीं होता था। तो अब आप प्रैक्टिस कर करके ये बताइए कि पजीराई पाकिस्तान में कैसी है आपके इस आर्ट के लिए, क्योंकि इतने ज्यादा आर्टिस्ट हैं नहीं स्टैंड के। जी जी, पाकिस्तान में असल में सपोर्ट की बात की जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमें सपोर्ट नहीं मिली अब तक। और जो जितने भी मतलब आवाम है वो आवाम हमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती है, हमें हमसे काम लेती है, तो इससे हमारा काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, चलें ठीक है। समीर, आखिर में बताएं कि जी, अभी अब मज़ीद किसी आने वाली कोई नई चीज़ पे काम कर रहे हैं, किसी और का पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं? जी, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप सीजन है तो हम इसी ट्रेंड पे काम करेंगे इंशाल्लाह। और मेरा इरादा है जैसे रोनाल्डो है, मेसी है, नेमार है और भी जो नए प्लेयर्स यंगस्टर हैं जो अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम उनका भी ट्रिब्यूट जो है पेश कर देंगे। ठीक है समीर, आपका आर्ट बहुत अच्छा है। हम उम्मीद आपको इंटरनेशनल रिकग्निशन ऐसे ही मिलती रहे और आपका आर्ट फैलता रहे। वेल, इसके साथ ही हमारे शो का वक्त हो गया है खत्म। मुलाकात होगी आपसे कल। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।